नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल काल का अध्ययन कर लिया था और उससे संबंधित जो प्रश्नावली है, क्यूज है, वो लाइव आकर हम लोगों ने सॉल्व कर ली। आज से हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये 3 या 4 लेक्चर की पूरी सीरीज़ होगी। इसके तहत हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह यूरोपियन कंपनीज भारत में आई थी और उन्होंने भारत में आकर अपना प्रसार किया, किस तरह भारत की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था को उन्होंने परिवर्तित कर दिया या उनका प्रभाव पड़ा। मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और जब आपको ये वीडियो मिलेगी उससे नेक्स्ट डे हम लोग इससे संबंधित जितनी भी प्रश्नावली बन सकती हैं मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल में, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिस दिन वीडियो मिलेगी उससे अगले दिन सारी सूचना आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब पर सभी जगह ये सूचना दे दी जाएगी कब लाइव आकर हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ का जो आगमन है उसका अध्ययन शुरू करेंगे और आंसर राइटिंग भी इसके साथ साथ शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। यूरोपियन कंपनीज का आगमन, हेडिंग डालिएगा आप लोग, यूरोपियन कंपनीज का आगमन। देखिए, जो आने का क्रम है, कई बार क्रम से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। हालांकि जो हमारा फोकस होगा वो मेंस के हिसाब से होगा, प्रीलिम्स उसके साथ निकल जाएगा। फिर भी अगर हम आने का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले जिन लोगों ने जो यूरोपियन कंपनीज भारत में आई थी वो थी पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए हैं, सबसे बाद में गए हैं। पुर्तगाली के बाद जो लोग आए थे वो थे डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन्स और उसके बाद सबसे लास्ट में आई थी फ्रांसीसी। तो ये इनका क्रम है और इस क्रम से ये लोग भारत में आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स और फ्रांसीसी। तो हम लोग यहाँ से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पुर्तगाली का अध्ययन करेंगे, उसका डच, अंग्रेज, डेन्स और फ्रांसीसियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो क्रम रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो मेंस राइटिंग के हिसाब से रहेगा। इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हुए देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो ये क्रम हमारा ये रहा। चलिए, सबसे पहले हम 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। उस दौरान पूरे विश्व में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता था। हम लोगों ने देखा कि लगातार 5 या 6 लोग भारत में आते हैं और अपने व्यापार का विस्तार करते हैं। हालांकि शुरुआत में वो व्यापारिक उद्देश्य से ही आए थे, लेकिन बाद में वो साम्राज्यवादी विस्तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्या कारण था? किन कारणों की वजह से ये यूरोपियंस भारत में आने का प्रयास करते हैं या भारत में आए? सबसे पहले हम उन कारणों की समीक्षा कर लेते हैं। तो लिखेगा कारण, यूरोपियन कंपनीज भारत में क्यों आई? तो कारण लिखिएगा। इससे मेंस में भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप लोग मेंस के हिसाब से इस चीज को समझते हुए चलिए। सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण थे कि भारत की संपन्नता, भारत की समृद्धि। देखिए, भारत शुरू से ही सोने की चिड़िया रहा है। यहाँ पर बहुत सारी संपदा रही है, यहाँ पर बहुत सारा धन धान्य रहा है, धन धान्य से परिपूर्ण है। राजा महाराजा को आप लोगों ने देखा है कि पूरे सोने से ढके रहते थे। तो इस तरह की खबरें यूरोपियंस कंट्रीज में पहुंचती रहती थी कि भारत में बहुत सारा धन है, भारत में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, भारत में सोना चांदी बहुत अधिक मात्रा में है। ऐसी खबरें लालायित करती थी यूरोपियंस कंट्री के लिए भारत में आगमन के लिए। मार्को पोलो जब भारत में आया था, उसने भी जाकर जब बताया कि भारत कैसा है, इन सब बातों ने भी वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के व्यापारियों को उत्सुक कर दिया भारत में आने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में वो है कि भारत की संपन्नता। पहला क्या है? भारत की संपन्नता। भारत की संपन्नता ही भारत के लिए दुखदायी बन गई, भारत की संपन्नता। ठीक है,
इसके अंतर्गत आप लोग लिख देना कि भारत में धन से पूर्णतः अच्छी खेती होती थी, यहाँ पर बहुत सारा अनाज मिलता था, आदि आदि विशेषताएं जो थीं वो भारत की होने की वजह से यूरोपियन कंट्रीज के जो व्यापारी थे वो भारत में आने के लिए उत्सुक रहा करते थे। तो भारत की संपन्नता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कारण बनता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाएं और स्थितियों को समझें, देखिए यूरोपियन कंट्री जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में आने की वजह से वहाँ पर मांस वगैरह ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि वेजिटेबल कम होते हैं। जब मांस ज़्यादा खाया जाएगा तो मांस को पकाने के लिए मसालों की आवश्यकता होती है, और मसाले क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में पड़ने के कारण वहाँ पर मसाले नहीं हो पाते हैं। मसाले कहाँ पर होते हैं? मसाले होते हैं भारत में, इंडोनेशिया में, सुमात्रा द्वीप पर, जावा द्वीप पर। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मसाले बहुतायत में पाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ही साथ में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की जो जलवायु है वह नमी युक्त है, और नमी युक्त होने के कारण यहाँ पर कपास से धागा बन जाता है, और कपास से धागा बनने के कारण यहाँ की जो वस्त्र बनते हैं, सूती वस्त्र, वो काफ़ी उच्च क्वालिटी के होते थे। एक तो यहाँ पर मसाले का मिलना, दूसरा सूती वस्त्रों का मिलना। तीसरी बात जो थी कि यहाँ से जो मसाले लेकर यूरोपियंस पहुँचते थे वो मसाले वहाँ पर बहुत महंगे दामों पर बिकते थे। ये जो मुनाफा कमाने की उनकी टेंडेंसी थी, मुनाफा कमाने की जो अवधारणा थी या उनकी सोच थी, उस कारण वो यूरोपियंस भारत में आने के लिए उत्सुक बैठे रहते थे कि वहाँ से हम मसाले भर के लाएंगे, वहाँ से हम सूती वस्त्रों को लेकर आएंगे और अपने देश में आकर बेचेंगे। इस तरह की जो उनकी इच्छा थी, ये इच्छा ने उनको भारत में की तरफ खींचने का प्रयास किया। यानी कि दूसरा कारण हम क्या देखते हैं कि यहाँ के मालों का यूरोपियंस कंट्री में बेचकर मुनाफा कमाना। तो दूसरा कारण क्या है? मुनाफा कमाना। ये लिखिएगा, भारत की वस्तुओं से मुनाफा कमाना, भारत की वस्तुओं से मुनाफा कमाना दूसरा कारण था, भारत की वस्तुओं से मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाना। देखिए सारे पॉइंट्स आप लोग समझते चलिए, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट जो कारण है वो कारण यह है कि 16वीं 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करें और यूरोपियंस कंट्री की बात करें तो वहाँ पर सामंतवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, और सामंतवाद समाप्त होने के बाद वहाँ पर आ रहा था क्या कहते हैं, वाणिज्यवाद या पूंजीवाद आ रहा था। वहाँ पर क्या वाणिज्यवाद या पूंजीवाद का प्रसार हो रहा था, और वाणिज्यवाद या पूंजीवाद में विश्वास किया जाता है कि वह देश ज़्यादा अमीर कहलाएगा जिस देश पर ज़्यादा सोना या चांदी हो, जिस पर सोना या चांदी ज़्यादा हो, जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा हो, वो सारा देश क्या कहलाएगा, अच्छा कंट्री कहलाएगी, अच्छा धनी देश कहलाएगा। इसको कहते थे बुलियन, ठीक है, बुलियन करेंसी कहलाती थी। बुलियन करेंसी क्या होती है? सोना चांदी के रूप में होती है। तो बुलियन करेंसी को, बुलियन समृद्धि या बुलियन करेंसी को खरीदने के लिए या प्राप्त करने के लिए ये कंट्रीज भारत में आने का प्रयास करने लगे। इन्होंने सोचा कि यहाँ पर आएंगे, बहुत सारा माल खरीदेंगे, विदेश में जाकर अपने ही देश में जाकर बेचेंगे और वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी लेंगे, ठीक है। तो बुलियन करेंसी को प्राप्त करने के लिए, सोना चांदी को प्राप्त करने के लिए ये लोग प्रयासरत रहते थे कि ये हम पूर्वी देशों की तरफ व्यापार करने जाएं। यानी कि तीसरा कारण जो देखने को मिलता है वो मिलता है वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद का प्रसार, वाणिज्यवाद का प्रसार यह कहलाता पूंजीवाद। लिख सकते हैं आप लोग, चाहे वाणिज्यवाद लिख लीजिएगा, पूंजीवाद का प्रसार। यानी कि वाणिज्यवाद या पूंजीवाद के प्रसार के कारण, जिसको कहते हैं बुलियन करेंसी, बुलियन करेंसी को कमाने के चक्कर में ये लोग आने शुरू कर दिए पूर्वी देशों की तरफ। अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो देखेंगे कि 1453 में, अब जरा हम इस नक्शे पर आ जाते हैं, ये नक्शा जो बना रखा है, इस नक्शे पर आप लोग देखिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि पुर्तगाली आए 1400 में या 1500 की शुरुआत में, 1600 में ब्रिटेन के लोग आए, डेन्स आए, फ्रांसीसी आए, यही पहले व्यापार करते थे या इन लोगों ने ही भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया। ऐसा तो है नहीं, भारत का व्यापार तो बहुत समृद्ध था, प्राचीन काल से होता था। लेकिन प्राचीन काल से जो होता था उसकी परिस्थितियां और 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी की परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आ गया? वो परिवर्तन इस मैप की सहायता से समझते हैं।
ये रहा आपका भारत। भारत से जो पहले व्यापार होता था प्राचीन काल में, वो व्यापार दो रास्तों से होता था, फारस की खाड़ी से और दूसरा लाल सागर से। ठीक है, उस वक्त ये सुएज नहर खोली नहीं गई थी, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। दो रास्तों से ही हुआ करता था, चाहे फारस की खाड़ी से या लाल सागर से। भारत के पश्चिमी तट से मालों को लेकर जहाज फारस की खाड़ी से पहुंचता था अरब कंट्रीज में। देखिए यहां पर क्या है, अरब कंट्रीज है, तो यहां तक माल लेकर पहुंचते थे समुद्र के रास्ते से, फिर यहां पर उतरते थे और ऊंटों की सहायता से पहुंचाए जाते थे भूमध्य सागर में, और फिर भूमध्य सागर से समुद्र का रास्ता शुरू होता था और पहुंचते थे इटली। यानी कि इटली का एक शहर था वेनिस। ठीक है, ये रास्ता हुआ करता था फारस की खाड़ी से होते हुए। उसी तरह लाल सागर से होते हुए कुछ आपको जगह दिखाई दे रही है जहां से हम स्थल मार्ग से जाएंगे, ऊंटों की सहायता से होकर, फिर भूमध्य सागर से, और फिर यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच जाता था माल। और इसी जगह से ये चीन में, अफ्रीका में, अरब कंट्रीज में इसी रास्ते का यूज किया करते थे। ठीक है, तो रास्ता कौन सा था, या तो फारस की खाड़ी से था या फिर लाल सागर से था। लेकिन 1453 में यहां पर एक घटना घटित हो जाती है। 1453 में कुस्तुनिया साम्राज्य का पतन हो जाता है और यहां पर नियंत्रण हो जाता है ओटोमन साम्राज्य का। ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण होने के बाद देखिए इस क्षेत्र में हो जाता है ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण। अब जो फारस की खाड़ी से जाता था, देखिए ज्यादातर व्यापार जो होता था वो फारस की ही खाड़ी से होता था। लाल सागर से रास्ता था लेकिन अपेक्षाकृत वहां से व्यापार कम हुआ करता था। तो फारस की खाड़ी से जो रास्ता जाता था यह अरब कंट्रीज से होकर गुजरता था, जो स्थल मार्ग था। वहां पर आ गया 1453 में ओटोमन साम्राज्य, कुस्तुनिया साम्राज्य का पतन हो गया। ओटोमन साम्राज्य जब आ गए यहाँ पर 1453 में, तो इन लोगों ने क्या किया, जो अरबी लोग थे, जो मुस्लिम लोग थे यहाँ के निवासी, उन्होंने कहा कि हमको ज़्यादा टैक्स दो। ज़्यादा टैक्स तक तो सही था, लेकिन ये फिर क्या करने लगे, व्यापार में हिस्सेदारी मांगने लगे। इस हिस्सेदारी से इस क्षेत्र का जो व्यापार था वो प्रभावित होना शुरू हुआ, और इस प्रभाव के कारण अब यूरोपियन कंट्रीज को लगने लगा कि हम लोग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी से होकर तो व्यापार अब कर नहीं पाएंगे, हमको कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग को खोजना पड़ेगा। इस वैकल्पिक मार्ग की जब खोज होनी शुरू हुई, तो सबसे पहले कोलंबस चलना शुरू करता है, वो अमेरिका पहुंच जाता है। उसके बाद वास्को डी गामा चलता है और वो आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप होता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच जाता है। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग जो खोजा गया था, इस वैकल्पिक मार्ग से सीधे भारत और इंडीज कंट्रीज के साथ जो व्यापार था वो प्रारंभ हो गया। तो नए मार्ग की खोज का जो कारण था वो था ओटोमन साम्राज्य का विस्तार होना, यानी कुस्तुनिया साम्राज्य का पतन होना, और यह घटना 1453 की घटना है। ठीक है, तो इस घटना को आप लोग भी लिखिएगा, एस.के. पांडे को खरीद लीजिएगा आप लोग, उसमें विस्तार पूर्वक दे रखा है, वहां से भी आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, जो मैं बात बता रहा हूं यहाँ पर उसको सुनिएगा और अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट कारण हम लोग देखते हैं कि 1453 में फारस की खाड़ी के मार्ग पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा होना। ठीक है, तुर्कियों का कब्जा कह लो या ओटोमन साम्राज्य का, तुर्की का कब्जा होना, हमारे पर तुर्की का कब्जा होना। ठीक है, ये पूरा कारण बता दिया मैंने कि क्या होता था, ये कारण था। इसके अलावा और अगर हम कारणों की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में उस समय कई सारी पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। पुनर्जागरण के दौर में लोगों ने अच्छे अपने जहाज बनाने शुरू कर दिए, इसके अलावा कंपास बनाना शुरू करा, दिक्सूचक बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी अच्छी पोत बनाने शुरू कर दी, यानी कि सुविधाओं का विकास हुआ। जो समुद्री मार्ग के लिए, समुद्री यात्रा के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उस वक्त 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्रीज में पुनर्जागरण के कारण उन चीज़ों का विकास हो पाया। जब विकास हो पाया
तब जो जल मार्ग से यात्रा था इसको सुगम बना दिया, और सुगम बनाने के कारण लोग हिम्मत कर पाए कि वे जल मार्ग से इतना लंबा रास्ता तय कर पाते हैं। तो नेक्स्ट कारण में क्या है कि यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण के कारण जल मार्ग का सुगम होना, जल मार्ग सुगम हो गया। बहुत सारे स्ट्रोले बनाने शुरू कर दिए, कंपास बनाने शुरू कर दिए, जहाज की चाल मापने वाले यंत्र बनाने शुरू कर दिए। जब इस तरह की चीज़ों का आविष्कार होने लगा तो जल मार्ग भी सुगम हो गया और वो उसकी मदद लेने लगे। ठीक है, अन्य अगर हम कारणों को देखें तो अब जब चलने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होगी, और उस वक्त के जो शासक वर्ग था उन लोगों ने वहाँ के व्यापारियों के लिए अपनी तरफ से पैसा देना शुरू कर दिया, जिससे कि वो इस वैकल्पिक मार्ग की खोज कर पाए। वास्को डी गामा हुआ, चाहे कोलंबस हुआ, इन लोगों को वहाँ के शासकों ने ही प्रोत्साहित किया था पैसा धन देकर, जिसकी वजह से वो वैकल्पिक मार्ग की खोज कर ले। अगर हम इनमें बात करें तो पुर्तगाल के जो राजकुमार है प्रिंस हेनरी, या फिर स्पेन की महारानी इसाबेला, इन लोगों ने क्या किया, स्पेन और पुर्तगाल में बहुत सारे नाविकों को प्रोत्साहित किया जिससे वो वैकल्पिक मार्ग की खोज कर सकें। नाम क्या क्या है? पुर्तगाल के राजकुमार हैं प्रिंस हेनरी, पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, और स्पेन की महारानी इसाबेला। स्पेन की महारानी इसाबेला ने क्या किया, इन लोगों को धन प्रदान किया, और धन प्रदान करने के कारण फिर इनमें क्या हुआ कि उत्सुकता जागी और वो नए मार्ग की, वैकल्पिक मार्ग की खोज कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से इस वैकल्पिक मार्ग का खोज की गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। अगर यूरोपियन कंट्रीज इस क्षेत्र में ना आती या भारत में ना आती तो क्या होता और उनके परिणाम क्या हुए। तो कारण हम लोगों ने नोट कर लिए, और कारण के बाद अब हम बात करेंगे परिणाम की। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, मेंस परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा, और इस पर हम लोग जब डिस्कस करेंगे मेंस राइटिंग पर तब इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो परिणाम देख लेते हैं हम लोग, इनके आने का परिणाम हुआ क्या। परिणाम देखिए, जब परिणाम की बात करते हैं तो सबसे पहले जब विदेश का कोई व्यापारी भारत में या किसी भी देश में आता है, जिससे इसमें हम वर्तमान में देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि निवेश आए, निवेश से होगा क्या। अगर मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री आकर या कोई भी व्यापारी आकर भारत से भारत का माल खरीदता है, तब वो क्या कहेगा, पैसा देगा, अपना पैसा देगा, तो विदेशी पूंजी आएगी और यहाँ के व्यापारियों को भी फायदा रहेगा, यहाँ का माल भी बिकेगा। तो सबसे पहले फायदा तो ये हुआ कि हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, जब तक साम्राज्यवादी विस्तार की भावना इन व्यापारियों के मन में नहीं आई थी। हालांकि पैसा आने के साथ साम्राज्यवादी विचारधारा भी मन में आ गई थी, लेकिन वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रारंभिक दौर की बात करें तो प्रारंभिक दौर में भारत का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। कारण था कि विदेशी व्यापारी आते थे और भारत से माल खरीदकर वो लोग अपने देश में ले जाते थे। इससे क्या हुआ, माल किसका खरीदा गया, भारत का खरीदा गया। तो भारत का जो व्यापार था वो बहुत तेजी से बढ़ा, उसमें बहुत सारी उन्नति हुई। तो पहला कारण क्या है, भारत के व्यापार में वृद्धि हुई, इनके आने से वृद्धि हुई। लेकिन उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जब इनके मन में साम्राज्यवादी विचारधारा का आ जाती है, तब ये भारत को लूटना शुरू करते थे। वो भी हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे किस प्रकार, जब तीन चरण का अध्ययन करना पड़ेगा। जब ब्रिटेन को हम पढ़ेंगे, इंग्लैंड को पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि किस प्रकार 3 चरणों में इन्होंने भारत को लूटा था। जब तक विदेश का पैसा भारत में आकर यहाँ का माल खरीदा जाएगा, तब तक
अच्छी स्थिति है। लेकिन जब भारत का पैसा ही भारत का माल खरीदने में खर्च होगा, जैसे हम लोगों ने बक्सर के युद्ध में देखा था कि जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो क्या करते हैं वो यहाँ से ही दीवानी वसूलते हैं, उसी माल से कच्चा माल खरीदते हैं उन्हीं पैसों से और अपने देश से पहुँचा देते हैं। यानी कि भारत के पैसे से ही भारत का माल खरीदते हैं, यानी कि वो तो पैसा हमारा ही है। उस वक्त हम जब मार्केट को भी समझेंगे कि क्या हुआ था। लेकिन खैर प्रारंभिक दौर में क्या हुआ, पैसा लाते थे विदेश से, अपने देश से पैसा लाते थे, भारत का माल खरीदते थे, उस पैसे को भारत के व्यापारियों को देते थे और चले जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इससे भारत का जो व्यापार था वो बहुत उच्च कोटि का हो गया। इसके अलावा जब व्यापार करते हैं और जब भारत का भी व्यापार में वृद्धि हुई तो व्यापारिक संगठन बनने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी ग्रुप बनने शुरू हो जाते हैं, सोसाइटी बननी शुरू हो जाती हैं, कमेटीज बनना शुरू हो जाता है, यानी कि लोगों में संगठनात्मक विकास होना प्रारंभ हो गया था। दूसरा कारण क्या है, लोगों में संगठनात्मक विकास होना प्रारंभ हो गया। लेकिन जब हम साम्राज्यवादी विचारधारा में आते हैं तब देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया तो व्यापार को बढ़ाने के लिए उनको सड़कों की आवश्यकता पड़ी, उनको रेलवे की आवश्यकता पड़ी, उनको संचार के लिए डाक की आवश्यकता पड़ी, डाक विभाग की आवश्यकता पड़ी, सुरक्षा के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ी, दूरसंचार की आवश्यकता पड़ी। यानी कि जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि होती चली गई ईस्ट इंडिया कंपनी के या यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो उन्होंने यहाँ पर क्या सुविधाओं को भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर सड़कें बनानी शुरू हो गई, यहाँ पर रेलगाड़ी का विकास हुआ, यहाँ पर डाकखाने का विकास हुआ, दूरसंचार का विकास हुआ, पुलिस विभाग हुआ। तो इन सब का क्या हुआ, विकास उस व्यापार के ही आने से संभव हो पाया। इसके अलावा अगर हम और देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भारत, जब बाहर की कुछ लोग आएंगे तो अपने साथ में संस्कृति को भी लेकर आएंगे और वो संस्कृति, भारत की संस्कृति के साथ मिलकर एक नई संस्कृति का विकास हुआ और उस विकास ने भारत को सांस्कृतिक रूप से काफ़ी मजबूत किया। जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तब इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। वहाँ पर प्रश्न उठता है कि सबसे ज़्यादा जो समाज सुधार हुआ था या पुनर्जागरण हुआ था वो बंगाल में ही हुआ था। देखिए इसके कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं। कारण क्या है कि सबसे पहले जब अंग्रेज बंगाल में आए तो उनके साथ बुद्धिजीवी भी आए और बुद्धिजीवियों का प्रयास रहता है कि वो वहाँ पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ की संस्कृति को पढ़ें या समझें। तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप हुए थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ के बहुत सारे साहित्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और जब अंग्रेजी में अनुवाद किया तो एक बड़ा वर्ग जो भारत से बाहर रहता था वो वर्ग भारत की संस्कृति को समझने में सक्षम हुआ। साथ में यहाँ का भी प्रबुद्ध वर्ग वहाँ की संस्कृति को समझने में सक्षम हुआ। तो क्या वो यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से संस्कृति का, विचारधाराओं का आदान प्रदान हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि किस तरह यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन हुआ। इसके अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रशासनिक रूप से यहाँ पर एक प्रशासन का स्ट्रक्चर बना कि सबसे ऊपर गवर्नर, उसके बाद प्रांतीय गवर्नर, इस तरह एक स्ट्रक्चर बना प्रशासन का और वही बाद में भारत के लिए बहुत उपयोगी होता है। हम लोगों को मालूम है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का ही अधिकतर भारत का संविधान है, यानी कि उनके द्वारा बनाए हुए प्रशासनिक ढांचे को हम लोगों ने भी स्वीकार किया था जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था। तो विदेशियों के आने से कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कृषि के रूप में देखें तो बहुत सारी फसलों को ये यूरोपियंस अपने साथ लेके आए थे, जैसे आलू हुआ, अनानास हुआ, इसके अलावा आपका टमाटर हुआ, अल्फांसो आम हुआ, तंबाकू हुआ। ये बहुत सारी ऐसी कृषि चीज़ें थी जो यूरोपियंस अपने साथ लेके आए भारत में, जिनका उत्पादन नहीं होता था, तो इनके साथ उसका भी उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। तो ये सारे वो कारण हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति पर अपना प्रभाव डाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियंस ने अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो इन यूरोपियंस ने अमेरिका हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ, इन सबको अपना उपनिवेश बनाया था। इन सबको क्या किया था? अपने उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश बनाने से क्या हुआ कि इनकी संस्कृतियां भी आपस में एक दूसरे से मिली। यानी कि हम अफ्रीका की संस्कृति से परिचित हुए,
साउथ अफ्रीका की संस्कृति से परिचित हुए, वहाँ के लोग हमारी संस्कृति से परिचित हुए। क्या था, उनकी सब ये कॉलोनी थी और इन कॉलोनियों का भी आपस में संस्कृतियों का, आर्थिक गतिविधियों का आपस में परिवर्तन हुआ। तो कुल मिलाकर विदेशियों के आगमन से भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा में परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो वो कारण थे और वो परिणाम थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभाव पड़ा। चलिए अब हम थोड़ा सा पुर्तगालियों का अध्ययन कर लेते हैं। पुर्तगालियों का आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले व्यक्ति थे पुर्तगाली। पुर्तगाली का अध्ययन करेंगे हम लोग। पुर्तगालियों का जो अध्ययन करेंगे ये हम विभिन्न स्ट्रक्चर में करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है। चलिए, सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में आए थे वो निजी यात्रा पर आए थे, यानी कि निजी जो प्रशासन था या निजी जो अभियान था उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि सबसे पहले निजी अभियान का अध्ययन करेंगे हम लोग। निजी अभियान के बाद सरकारी अभियान का अध्ययन करेंगे और इस सरकारी अभियान के अंतर्गत हम लोग गवर्नर का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? गवर्नर का अध्ययन करेंगे। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। गवर्नर के बाद पुर्तगालियों का योगदान देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या है। पुर्तगालियों का योगदान देखेंगे। योगदान के बाद हम उनकी नीति देखेंगे कि भारत में उन्होंने कौन सी नीति का अनुसरण किया, और नीति के बाद उनका पतन देख लेंगे। तो इन 5 या 6 हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पूरे पुर्तगालियों का अध्ययन कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक एक करके मैं चीज़ों को समझाता चलूँगा, फिर आप लोग देखते रहना और लिखते रहना। ठीक है, सबसे पहले हम निजी अभियान की बात कर लेते हैं। इसको प्रारंभिक अभियान भी कहेंगे या फिर निजी अभियान भी कहा जाएगा। निजी अभियान के तहत क्या बात होती है कि हम लोगों ने देखा कि एक वैकल्पिक मार्ग की खोज करना अब यूरोपियंस कंट्री के लिए बहुत आवश्यक होता है, और उसी क्रम में 1492 में खोज हो जाती है अमेरिका की कोलंबस के द्वारा। ठीक है, कोलंबस क्या करता है कि आगे बढ़ता है और स्पेन से चलना शुरू करता है, और स्पेन से वो भारत की यात्रा के लिए निकलता है, भारत को देखने के लिए निकलता है, लेकिन वो भारत ना पहुंचकर अमेरिका पहुंच जाता है। घटना 1492 की है। ठीक है, 1492 की ये घटना है। 1492 में कोलंबस भारत की जगह पहुंच जाता है आपका अमेरिका। लेकिन उससे पहले 1487 में 1487 में बार्थोलोमो डियाज, एक व्यक्ति का नाम है बार्थोलोमो डियाज, बार्थोलोमो डियाज भी भारत की खोज करने निकलता है। कहां से? पुर्तगाल से निकलता है और अफ्रीका का चक्कर लगाकर पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप पर। अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है केप ऑफ गुड होप पर, केप ऑफ गुड होप पर, जिसको आशा अंतरिप भी कहा जाता है। वहां पहुंच जाता है कौन? बार्थोलोमो डियाज। लेकिन चूंकि जब हमने भूगोल में पढ़ा है कि यहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का मिलन होता है, और जहाँ दोनों जलधाराओं का मिलन होता है वहां पर बहुत सारा कोहरा बनता है। यहाँ से आगे बार्थोलोमो डियाज आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर पाता और वो आशा अंतरिप तक ही रह जाता है। ठीक है, ये जो घटना है बार्थोलोमो डियाज की 1487 की बात है। इस बार्थोलोमो डियाज के 10 वर्ष के बाद इसी देश का एक और दूसरा नागरिक 1497 में एक यात्रा प्रारंभ करता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। देखिए, केप ऑफ गुड होप तक का तो परिचित है, रास्ता परिचित था, लेकिन इसके बाद का रास्ता नहीं देखा था, क्योंकि यहां तक तो बार्थोलोमो डियाज आ चुका था। अब 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और अफ्रीका का चक्कर लगाकर पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप। कहां पहुंच जाता है? केप ऑफ गुड होप। यहां पर इसे एक व्यक्ति मिलता है, यहां पर इसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद एक व्यक्ति मिलता है और अब्दुल मजीद
भारत का व्यापारी है, गुजरात का व्यापारी है, जो अफ्रीका के साथ अपना व्यापार किया करता था। तो केप ऑफ गुड होप से लेकर गुजरात तक की रास्ता देखी थी अब्दुल मजीद ने, और केप ऑफ गुड होप से पुर्तगाल तक की रास्ता देख ली वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा ने अब्दुल मजीद को अपने साथ लिया, मेडागास्कर का चक्कर लगाया और भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच गया। नाम था इस जगह का कालीकट। कहां पहुंच जाता है? कालीकट पहुंच जाता है। ठीक है, कालीकट पहुंच जाता है। अभी हम भारत का एक नक्शा बना लेते हैं, क्योंकि इस नक्शे पर अभी हम कई सारी चीजें लगाएंगे। कहां पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है कालीकट, और पहुंचने का जो वर्ष है वो है 1498। 1498 पर पहुंच जाता है ये कालीकट। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कालीकट पहुंच जाता है। ये मानचित्र जरूर बनाइएगा। कालीकट में से एक हिंदू शासक मिलता है जिसका नाम था जमोरिन। जमोरिन इसको मिलता है और उसका बहुत ज्यादा स्वागत करता है। देखिए यहां पर एक बात सोचने वाली बात है, इस मानचित्र पर अभी हम एक और चित्र बनाएंगे। इन पुर्तगालियों को या यूरोपियन कंट्रीज को इस रास्ते की खोज क्यों करनी पड़ी? कारण था तुर्की का फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर अधिकार कर लेना। तुर्की कौन थे? मुस्लिम थे। तो यूरोपियन कंट्रीज मुस्लिमों से बहुत चिढ़ती थी। ये जब पहुंचते हैं कालीकट पर और कालीकट पर देखते हैं कि यहाँ पर एक हिंदू शासक निवास कर रहा है जिसका नाम, जिसकी पैतृक उपाधि है जमोरिन, और इनका ज़्यादातर जो विस्तार होता है वो हिंदू शासन के ही अंतर्गत होता है। इस वक्त अगर हम स्थिति देखें तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साम्राज्य हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय इस पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के थोड़ा सा ऊपर मिलेगा आपको बीजापुर का साम्राज्य। यहाँ पर कौन है? आदिल शाह, यानी कि एक मुस्लिम बैठा हुआ है आदिल शाह बीजापुर में। यहाँ पर मिलेगा आपको गुजरात, और गुजरात में बैठा हुआ है बहादुर शाह। ये वही बहादुर शाह है जिसका पीछा हुमायूं ने किया था। ठीक है, कहाँ बैठा हुआ है? गुजरात में बैठा हुआ है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो यहाँ मिलेगा गोलकुंडा। गोलकुंडा बीजापुर से और गुजरात से थोड़ा पास में मिलेगा खानदेश। खानदेश पर भी अधिकार है मुगलों का। उसके बाद मिलेगा आपको बरार और बीदर का क्षेत्र। कौन सा? बरार और बीदर का क्षेत्र मिलेगा, और मिलेगा मालवा का। कौन सा? बरार मिलेगा, और खानदेश से थोड़ा सा नीचे मिलेगा बीदर, और ऊपर मिलेगा मालवा। यानी कि उस वक्त देश की राजनीतिक अवस्था कुछ ऐसी थी, यानी कि दक्षिण की तरफ विजयनगर साम्राज्य से लेकर नीचे की तरफ सारे के सारे हिंदू शासक हैं, और इससे ऊपर गोलकुंडा भी नहीं था अकबर के पास में। ये हिस्सा जो उड़ीसा का हिस्सा है, ये हिस्सा पर इस वक्त हिंदू साम्राज्य है, और इससे ऊपर के हिस्से पर मुस्लिम साम्राज्य का अधिकार है। तो ये पहुंचते हैं 1498 में कालीकट पर। वहां पर एक जमोरिन जो कि वहां का हिंदू शासक है वो इनको मिल जाता है। किनके लिए? वास्को डी गामा के लिए। देखिए यहाँ पर इतिहास में कई सारी चीजें मिलती हैं। वास्को डी गामा अभी तक सिर्फ दो धर्मों से परिचित था, या तो मुस्लिम क्योंकि उनका पारा अरब में पड़ चुका था, और दूसरा ईसाई, स्वयं ईसाई थे। वो हिंदू धर्म या हिंदू जाति से संपर्क में नहीं थे, या वो परिचित नहीं था। वो ये समझता था या तो मुसलमान है या फिर वो ईसाई है। जब वो जमोरिन से मिलता है तो वो जमोरिन को ईसाई समझता है। वो इतना तो समझ गया कि ये मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं है तो ईसाई ही होगा, और ईसाई है तो अपना भाई ही है। इसलिए वो जमोरिन को कुछ भी भेंट नहीं देता है। जबकि बाहर से कोई व्यक्ति किसी शासक के पास आता है तो भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देता है, लेकिन यहाँ पर वास्को डी गामा कुछ भी जमोरिन को नहीं देता है। इतिहास में तो ये भी कहा जाता है कि वास्को डी गामा इतना सीधा व्यक्ति था कि ये एक हिंदू मंदिर में प्रार्थना कर लेता है और ये समझता है कि मैं एक चर्च में प्रार्थना कराया हूँ। इसको समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये कालीकट में आ जाता है 1498 में, और कालीकट में ये जाकर वहाँ पर अपना बेड़ा डाल लेता है, और फिर
जमोरिन की हेल्प से ये यहाँ पर व्यापार करता है और माल खरीदता है। उस माल को लेकर ये पहुँचता है पुर्तगाल, और पुर्तगाल में जब वो माल बेचता है तो कहा जाता है कि पूरा खर्चा निकालने के बाद उस माल से 60 गुना कीमत पर बिका था। इतना ज़्यादा मुनाफा उस वक्त वहाँ पर उसको प्राप्त हुआ था। ये जो मुनाफा था, यही मुनाफा और लोगों को भी आकर्षित करता है। और आकर्षण के बाद एक व्यक्ति जो कि 1500 में आता है यहाँ पर, जिसका नाम देखने को मिलता है कैब्राल। ठीक है, 1500 में एक व्यक्ति और यात्रा पर आता है जिसका नाम था कैब्राल, और कैब्राल आकर फिर से व्यापार करना प्रारंभ करता था। लेकिन कैब्राल दिमाग का थोड़ा तेज था। कैब्राल ने यहाँ की परिस्थिति को समझा और देखा। उसने देखा कि यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहते हैं, और उसने एक विचार बनाया कि क्यों ना इनकी आपस में ही लड़ाई करवा कर एक अपना साम्राज्य की स्थापना की जाए। लेकिन कैब्राल यहाँ से चला जाता है, अपने साथ वो भी बहुत सारा माल लेकर जाता है और बहुत सारा व्यापार में लाभ उठाता है। जब वहाँ की कंपनी देखती है कि ये लोग ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा क्या स्थिति क्या है। देखिए, अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निजी अभियानों की। निजी अभियानों के तहत वास्को डी गामा 1502 में फिर भारत आता है। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आता है, और भारत में आने के बाद 1503 को ये कोचीन में अपनी पहली कोठी की स्थापना करता है। कहाँ पर? 1502 में या 1503 या 1502-3 में ये कोचीन में अपनी पहली कोठी का निर्माण करता है, कोचीन में। ठीक है, कालीकट के नीचे थोड़ा सा है कोचीन, जहां पर ये 1503 में अपनी पहली कोठी की स्थापना करता है। 1502 में ये वापस आता है। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आता है, तीसरी बार वो भारत में ही आकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये निजी व्यापारी हैं जो भारत में आए और उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब ये लोग देखते हैं, यहाँ की सरकार जो कि पुर्तगाल की सरकार थी, वो देखते हैं कि निजी लोग जा रहे हैं, बहुत सारा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम भी एक कंपनी का गठन करें, व्यापारिक कंपनी का गठन करें और उसको भारत में भेजें व्यापार करने के लिए। और इसी के तहत वो लोग एक कंपनी का गठन करते हैं, एस्तादो द इंडिया का गठन किया, और उस को भारत में व्यापार करने के लिए भेजते हैं। तो हम लोगों ने निजी अभियान को देख लिया। निजी अभियान के तहत कौन कौन लोग भारत में आते हैं, चलिए और देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब सरकारी अभियान की बात, और सरकारी अभियान के बाद हम लोग इसके गवर्नर का भी अध्ययन करेंगे। सरकारी अभियान, देखिए, कैब्राल ने जाकर वहाँ के लोगों को बता दिया था कि वहाँ के जो राजा हैं या जो शासन की स्थिति है वो बड़ी अस्थिर है। अस्थिर होने की वजह से वहाँ पर साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है या अपनी कोठियाँ स्थापित की जा सकती हैं। ये बात कैब्राल वहाँ पर जाकर बता चुका था। सरकार एस्तादो द इंडिया एक व्यापारिक कंपनी का गठन कर देती है। एस्तादो द इंडिया नामक व्यापारिक कंपनी का गठन करती है, और इसका पूरा जो काम धाम है वो सौंप देती है गवर्नर के लिए। और गवर्नर को पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं कि वह चाहे तो किसी के साथ संधि करें, चाहे युद्ध करें, या प्रशासनिक तंत्र में कुछ भी फेरबदल करें। ऐसा पूरा अधिकार गवर्नर को देकर ये एस्तादो द इंडिया नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड कर भारत में भेजते हैं। अब ये जो गवर्नर है ये वहाँ के राजा का प्रतिनिधि है, वहाँ के राजा ने इसको अपॉइंट कर भारत में भेजा है। अब जब ये लोग भेजते हैं तो इनमें बहुत सारे जो गवर्नर हैं वो भारत आते हैं। ठीक है, अब जरा हम गवर्नर को देखते हैं और उनकी नीतियों को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो गवर्नर बन के आता था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सबसे पहले गवर्नर बन के आता है। अगर उसका कार्यकाल देखें तो 1505 से लेकर 1509 तक देखने को मिलता है। देखिए, 1503 में जब कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं तब ये एक निजी व्यक्ति वास्को डी गामा द्वारा की जाती है। इसके साथ और भी लोग आए थे।
तो ये सरकारी अभी यहाँ पर क्रियाकलाप शुरू नहीं होता है। क्रियाकलाप शुरू होता है 1505 से। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में अगर हम विशेषताओं को देखें, ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने क्या किया, जो पहले से स्थापित फैक्ट्रियां थी इनकी किलेबंदी करनी शुरू कर दी, इनको किले के रूप में इनकी बाउंड्री बनानी शुरू कर दी जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, कौन सी पॉलिसी अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अभी हम लोग इसका और ज़्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी या वो करने का क्या इसका माध्यम था? ये पूरा जितनी भी यात्रा कर रहे हैं सारी की सारी यात्रा जलमार्ग के माध्यम से कर रहे हैं। और कहाँ पर कर रहे हैं? कर रहे हैं हिंद महासागर में, और हिंद महासागर का ये एक हिस्सा है अरब सागर। तो अरब सागर और हिंद महासागर में इनका व्यापार सर्वाधिक है और यहाँ से ही ये व्यापार करते हैं। देखिए, उनका जो खतरा है वो यहाँ से है, क्योंकि फारस की खाड़ी से अरब भी व्यापारी कर रहे हैं। फारस की खाड़ी से कौन कर रहा है? अरब भी, अरबी लोग जो हैं वो भी व्यापार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इस अरब सागर से खतरा रहता था। इसलिए इस जगह वो अपनी नौसेना को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, और अपनी नौसेना को मजबूत करने की जो उनकी नीति है वही कहलाती है ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। यानी कि यहाँ पर जल के अंदर शांतिमय रूप से क्रियाकलाप की जाए। तो शांति में जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी कहलाती है कि ये अरब सागर में या हिंद महासागर में शांति बनी रहे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी को। हालांकि बाकी सारी लोगों ने, इसके बाद जितने भी गवर्नर हुए उन लोगों ने ब्लू वाटर पॉलिसी का इस्तेमाल शुरू किया था। 1505 से 1509 के बीच में देखें तो इस व्यक्ति ने कन्नूर में अपनी दूसरी कोठी की स्थापना करी 1505 में। कालीकट से ऊपर थोड़ा सा कन्नूर है। ये सारे क्षेत्र देखिए अभी भी हिंदू राजाओं के अधीन है और वहां पर इनको बड़ी सुगमता हो रही है कार्य करने की। देखिए, उस वक्त का जो भारत का शासक है, हिंदू शासक हो चाहे मुस्लिम शासक हो, वो व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि यहाँ से उसका माल बिक रहा है और मिलने से विदेशी पूंजी उसके देश में आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर भारत भी धन धान्य से परिपूर्ण हो रहा था। इसलिए इन व्यापारियों ने कोई भी विरोध यहाँ पर नहीं किया था। ठीक है, चलिए, तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा, 1505 में कन्नूर में अपनी एक कोठी की स्थापना करता है। इसके बाद जो व्यक्ति आता है उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुर्क। क्या नाम? अल्फांसो डी अल्बुर्क। अल्फांसो डी अल्बुर्क का कार्यकाल देखें तो 1509 से 1515 तक इसका कार्यकाल है। 1509 से 1515 तक का कार्यकाल है अल्फांसो डी अल्बुर्क का। देखिए, इसको ही पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक कहा जाता है। असली संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुर्क को असली संस्थापक। ठीक है, अब इसने क्या किया कि यहां पर ब्लू वाटर पॉलिसी को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इसका जो विचार था, इसका विचार था कि हमको एक लंबे समय तक भारत में निवास करना है। तो लंबे समय तक निवास करने के लिए इसने जो लोकल लोग थे उनके साथ संपर्क बढ़ाना शुरू करा। इसने कहा कि आप जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके साथ विवाह संबंध स्थापित कीजिएगा। चर्च का निर्माण शुरू कर दिया इसने, और मतलब लोकल लोगों के साथ इसने घुलना मिलना शुरू कर दिया। यानी कि साम्राज्य को एक लंबे समय तक स्थापित करने की इसकी नीति थी। ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने भी चालू रखा। इसके अलावा विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, इसके बहुत अच्छे संबंध थे। उससे इन्होंने भटकल में, विजयनगर साम्राज्य देखिए ये लिखा हुआ है, इसके शासक थे कृष्णदेव राय, और उससे इन्होंने भटकल में एक किला बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। भटकल में किला बनाने की अनुमति प्राप्त कर दी। अब इसके समय और क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसको देखिएगा। अब बात समझिए, अभी जब ये हिंदू साम्राज्य के अधीन था तब इसने कोई विशेष युद्ध या विशेष लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन जल्दी ही उसकी निगाह पहुंचती है बीजापुर पर, और बीजापुर पर आदिल शाही यानी कि
यूसुफ आदिल शाह का अधिकार था। उस पर यह 1510 में आक्रमण करता है और गोवा को छीन लेता है। 1510 में क्या करता है, ये आदिल शाह बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से युद्ध लड़ता है और उससे गोवा को 1510 में छीन लेता है। कहां से? गोवा को 1510 में छीन लेता है। किन से छीन लेता है? यूसुफ आदिल शाह से, यानी कि वहां पर आदिल शाही साम्राज्य था, उससे यह गोवा को छीन लेता है 1510 में। बाद में यही गोवा राजधानी बनने वाली है। अभी तो कोचीन से सारा काम चल रहा है, अभी तो जो पूरा नियंत्रण है उसके साम्राज्य का या व्यापार का वो कोचीन से चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो गवर्नर बनकर आएगा वो गोवा में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लेगा। चलिए, तो 1510 में क्या करता है, ये गोवा को जीत लेता है। इसके अलावा ये 1515 में ही होर्मुज बंदरगाह को जीत लेता है। 1515 में क्या करता है, होर्मुज बंदरगाह, और होर्मुज बंदरगाह कहाँ है? फारस की खाड़ी में है। फारस की खाड़ी में क्या करता है, ये होर्मुज बंदरगाह को जीत लेता है 1515 में। इसके अलावा 1511 में यह मलक्का जल संधि पर अधिकार कर लेता है। अभी मैं एक मानचित्र और बनाऊंगा, वो आपको बताएगा। मलक्का पर अधिकार कर लेता है 1511 में। मलक्का कहाँ है? इंडोनेशिया की जल संधि है, वहां पर यह अपना अधिकार कर लेता है। आपको एक बार बता दूं मैं कि जो मसाले की खेती होती है वो भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया में अच्छी होती है। भारत से और भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मसालों की खेती इंडोनेशिया में भारत से अच्छी होती है। भारत के दक्षिणी भाग में भी अच्छी होती है, लेकिन इंडोनेशिया में उससे और ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उस पर इन्होंने अधिकार कर लेता है। अब जरा एक मानचित्र बनाकर देखेंगे कि उस मानचित्र के माध्यम से इसने किस प्रकार से अधिकार किया। चलिए नेक्स्ट इसका शासक और देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति बनता है वो उसका नाम है नीनो डी कुन्हा। कौन? नीनो डी कुन्हा। मैं बिगाड़ देता हूं, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का अगर कार्यकाल देखें तो 1529 से 38 तक देखने को मिलता है। बीच में कुछ और लोग आए, महत्वपूर्ण नहीं थे। 1529 से 38 तक इसकी विशेषता क्या है? मैंने अभी बताया कि कोचीन को ये राजधानी गोवा में स्थानांतरित कर देता है। कोचीन से कहाँ पहुंचा देता है? गोवा को पहुंचा देता है, और गोवा को अपना व्यापारिक केंद्र बना लेता है। ठीक है, इसने अब मुस्लिम शासकों से भी इसकी बहुत सारी लड़ाई होती है। उस लड़ाई के केस में ये गुजरात के 2 क्षेत्रों पर अधिकार करता है, दमन और दीव पर। कहां पर? दमन और दीव पर 1534 और 1535 में। 1534 पर दीव पर कर देता है, दीव 1534 में करता है, और 1535 में दमन पर कर लेता है। देखिए, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि गुजरात में उस वक्त शासक है बहादुर शाह, और बहादुर शाह के साथ ये मेल मिलाप बढ़ाता है। एक बार ये लोग समुद्र के रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ पर इसकी नीनो डी कुन्हा और बहादुर शाह की कुछ मतभेद हो जाता है, और ये बहादुर शाह को नाव से नीचे गिरा देता है, जिसमें बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और ये दमन और दीव पर अधिकार कर लेता है 1534 और 1535 में अधिकार कर लेता है। यानी कि इसका जो मुस्लिम शासक हैं उनसे युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस तरह साम्राज्य चल रहा था, ये सरकारी मशीनरी के अधीन था। हम लोगों ने देख लिया कि कहां कहां पर इसने अधिकार किया है। अब एक मानचित्र के माध्यम से इसकी नीतियों को देखेंगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा वो है पुर्तगालियों का योगदान। पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान था। पुर्तगालियों का योगदान। पुर्तगालियों के योगदान को हम लोगों ने देखा कि कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों को भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, जिसमें तंबाकू था, अल्फांसो आम था, लाल मिर्च थी, वनीला था, कहवा था, अनानास है, अमरूद है, मक्का है, टमाटर है, आलू हैं, जो लोग आज हम लोग खूब खाते हैं। ये सब कुछ लाने का श्रेय किसका है? पुर्तगालियों का। तो कृषि क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा
भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार पुर्तगाली लेकर आए, और प्रिंटिंग प्रेस में जो सबसे पहले छपाई हुई वो बाइबिल की हुई थी। तो बाइबिल की छपाई हुई, और सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेकर आए वो पुर्तगालियों द्वारा लेकर आए। इसके अलावा यांत्रिक घड़ी, जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी को साथ में लेकर पुर्तगाली आए भारत में। यांत्रिक घड़ी को लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। इसके अलावा पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित किया था। क्या किया? नियंत्रण स्थापित किया। अब इस बात को हम समझते हैं, यहां से मेंस में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर नियंत्रण, हिंद महासागर पर नियंत्रण किस प्रकार से नियंत्रण हुआ उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये यहां पर देखिएगा आप लोग, मैं इसको आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हिंद महासागर में इन्होंने अपनी नौसेना को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। उसके तहत इन्होंने भारत का पश्चिमी तट पर अधिकार किया, अभी हम लोगों ने मानचित्र में देखा था। इसके अलावा इंडोनेशिया के ऊपर मलक्का जलद मरुमध्य संधि पर इन्होंने अधिकार किया। यहाँ पर श्रीलंका पर अधिकार किया। हॉर्मुज बंदरगाह जो कि फारस की खाड़ी में था, उस पर अधिकार किया। और हॉर्मुज बंदरगाह पर अधिकार होने से अरबों का व्यापार प्रभावित हुआ, क्योंकि वो लोग फारस की खाड़ी से ही व्यापार किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने मेडागास्कर पर अधिकार किया। इसके बाद केप ऑफ गुड होप पर अधिकार किया, केप ऑफ गुड होप पर अधिकार किया। इसके अलावा उन्होंने ब्राजील पर अधिकार किया, यहां पर ब्राजील पर अधिकार किया। यानी कि कुल मिलाकर इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो इस पूरे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा है। यानी कि हिंद महासागर, अरब सागर पर क्या है? पूरा पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। उसके लिए उसने मलक्का, इंडोनेशिया में आप मानचित्र देखिएगा, विश्व के मानचित्र में सब कुछ दिखाई देगा। श्रीलंका पर हॉर्मुज बंदरगाह, मेडागास्कर, केप ऑफ गुड होप, ब्राजील भी उसका उपनिवेश था। इन सब पर क्या किया? उसने पूरा कब्जा कर लिया। यानी कि हिंद महासागर पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहां पर कहते हैं कि लगभग 50 कोठियां थी। इस क्षेत्र में कितनी कोठियां थी? 50 दुर्ग थे, और 100 जहाज को वो हर वक्त तैनात रखता था। 100 जहाज के लिए नौसेना का बेड़ा उसका इतना मजबूत था कि 100 जहाज ही इस क्षेत्र में तैनात रहा करते थे। साथ में उसने इस क्षेत्र में पूरे 50 दुर्ग का निर्माण कर लिया था। यानी कि पूरी तरह हिंद महासागर उसके कब्जे में आ गया था। यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत उसने क्या करा? अपने नौसेना को पूर्ण रूप से मजबूत किया। इसके अलावा उसने एक काम और किया था, उसने एक काम यहां पर और किया था। उसने कार्टेज और काफिला पद्धति को विकसित किया था। कार्टेज और काफिला पद्धति ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। उसने इस क्षेत्र में क्या किया? उसने कार्टेज और काफिला पद्धति को चालू किया। कार्टेज क्या होता है? परमिट होता है, परमिशन। जो भी व्यापारी अगर हिंद महासागर से व्यापार करना चाहता है, इस रास्ते से व्यापार करना चाहता है, तो उसके लिए क्या होता कि पुर्तगालियों का जो केंद्र था गोवा से, वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी। एक उनको परमिट मिलता था, और जिसके पास परमिट नहीं होता था वो किसी भी कीमत पर हिंद महासागर से अपना व्यापार नहीं कर सकता था। या तो उसे लूट लिया जाता था, या यहाँ तक भी कहा जाता है कि लूटने में जो स्त्री पुरुष मिलते थे उनको ये गुलाम बना लिया करते थे, ब्राजील में ले जाया करते थे, अफ्रीका में ले जाया करते थे। यानी कि बिना इनकी परमिशन से हिंद महासागर में कोई भी जहाज व्यापार नहीं कर सकता था। यानी कि ये विधि कहलाती थी कार्टेज सिस्टम। यहाँ तक कहा जाता है कि उस वक्त का जो मुगल शासक था अकबर भी इसके कार्टेज के बगैर कोई व्यापार नहीं करता था। देखिए कितने मजबूत हो रहे हैं ये लोग हिंद महासागर में, कि इन्होंने वहां पर अपनी परमिशन विधि, अपनी परमिट चालू कर दी है कि हमारा परमिट लीजिएगा तभी ही आप व्यापार कर पाएंगे। दूसरा काफिला पद्धति। ये काफिला पद्धति तो और ज़्यादा बदतमीज हुआ करती थी। ये क्या करते थे काफिला पद्धति के साथ? मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
किसी और को व्यापार करना है, मुझे व्यापार करना है, तो मैं परमिशन लेता था इनसे, गोवा से परमिशन लेता था, जो फीस होती थी वो फीस जमा करता था। अब मेरे साथ 2 जहाज जोड़ दिए जाते थे पुर्तगालियों के लिए। मुझसे तो कहा जाता कि हम आप लोगों को समुद्री डाकू से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। उनका मकसद ये था कि ऐसा ना हो कि मैं पुर्तगाली क्षेत्र से बाहर जाकर व्यापार करने लगूं। अगर मैं ऐसा करता था तो ये मुझे बंधक बना लिया करते थे, लूट लिया करते थे। मुझे इनकी निगरानी में, यानी कि मैं किसी और के साथ व्यापार ना कर पाऊं इस मार्ग से जाने वाले जहाज से, इसलिए ये मेरे साथ 2 जहाज़ों को और लगा दिया करते थे। कहते तो थे हम कि समुद्री डाकू से तुम्हारी रक्षा करेंगे, उसके नाम पर पैसे भी वसूलते थे, लेकिन उनका असली मकसद था कि मैं कहीं और पुर्तगाली क्षेत्र से बाहर जाकर व्यापार ना कर सकूं, इसलिए ये मेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए 2 जहाज़ों को मेरे साथ लगा दिया करते थे, जिसको काफिला व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, इन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपने जो जहाज थे वो उच्च तकनीकी से कर दिए, यानी कि उच्च तकनीकी के जहाज थे। इसके अलावा बंदूकों का, तोपों का उस पर आविष्कार हुआ था, वो ये लोग रखते थे अपने साथ, उच्च तकनीकी रखते थे। इसके अलावा कंपास वगैरह थे, इन सब के रखते थे। उस वजह से क्या हुआ कि समुद्र पर इनका एकाधिकार हो गया, इस पूरे क्षेत्र पर इनका एकाधिकार देखने को मिला था उस वक्त इस कार्टेज और काफिला पद्धति के कारण। ठीक है। इसके अलावा इनका जो दूसरा उद्देश्य भी था, एक तो व्यापार करना था, दूसरा अरबों को व्यापार से बाहर करना था। अरबों, क्योंकि अरबों से लोग चिड़े हुए बैठे हुए थे, इसलिए इन्होंने हारमुज बंदर का अधिकार किया, जिससे कि अरब इस रास्ते का इस्तेमाल ना कर सके और अरब व्यापारियों को हानि पहुंचेगी। इसलिए इन्होंने जो मुस्लिम शासक थे उनके क्षेत्र में जाकर व्यापार कम किया था, हिंदू शासकों के अधीन ज़्यादा व्यापार किया था। इसके अलावा ईसाई धर्म का प्रचार करना भी इनका दूसरा मकसद था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये लोग यहाँ पर आते थे और मैंने बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले बाइबिल छपी थी। बाइबिल छपने का उद्देश्य ही है यहाँ की लोकल भाषा मलयालम में, कन्नड़ में इन लोगों ने बाइबिल का छपवाया था, जिससे कि ये स्थानीय स्तर पर उसको बांट सकें और अपने धर्म का प्रचार कर सकें। फादर जेवियर थे और काफ़ी लोग थे जो आए थे इनके साथ, और इन्होंने यहाँ पर भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये भारत में आने के बाद सफल क्यों हुए, पुर्तगाली भारत में आने के बाद क्यों सफल हुए, इनके कारणों की जरा हम लोग समीक्षा कर लेते हैं। तो पुर्तगालियों की प्रारंभिक सफलता के कारण, हेडिंग डालिएगा, पुर्तगालियों की प्रारंभिक सफलता के कारण। प्रारंभिक सफलता के कारण, अगर हम प्रारंभिक सफलता के कारणों को देखें तो सबसे पहले तो ये याद आती है कि इनकी नौसेना काफ़ी उन्नत किस्म की थी। इनके जहाज लेटेस्ट थे, उच्च तकनीकी के बने हुए थे, यानी कि वो पुराने जहाज़ों से बेहतर थे। उनकी स्पीड भी अच्छी थी, साथ में इनके पास गोला बारूद था, तोपें थीं। ये उस वक्त तक भारत के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी, दक्षिण भारत के लिए। तो इन नौसेना के मजबूत होने के कारण इनको प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई। दूसरा जो कारण है वो है इनकी कूटनीति। कूटनीति यह है, अभी जब मैंने नक्शे में आप लोगों को बताया था कि कालीकट और कोचीन, इसने क्या किया, इन लोगों ने, इन्होंने हिंदू राजाओं के साथ आकर अपने मेल मिलाप बढ़ाने शुरू किए। एक तरफ तो ये कृष्णदेव राय के साथ अच्छे संबंध रखते थे, दूसरी तरफ कालीकट के शासक और कोचीन के शासकों को आपस में बढ़ाते रहते थे, जिससे कि इनकी स्थिति मजबूत हो सके। 2 नीतियां अपनाई। एक तो इन्होंने हिंदू शासकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए, कृष्णदेव राय के, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के साथ। वहीं पर इन्होंने कालीकट और कोचीन के राजाओं को आपस में लड़वा दिया। तो ये कूटनीति का सहारा लेते, जहां जैसी आवश्यकता होती वहां वो वैसी ही बातें करते थे। इसके अलावा खुफिया तंत्र इन्होंने विकसित किया। भारत में आके क्या किया, खुफिया तंत्र को विकसित किया। खुफिया तंत्र क्या होता कि इनके जासूस लगे हुए थे, वो स्थानीय सरकारों का भेद जानते रहते थे, जिससे कि ये जल्दी से तैयारी कर सकें। अगर स्थानीय शासक कोई विरोध करता है तो
अपनी तैयारी पहले से पुख्ता कर लें। तो खुफिया तंत्र इनका विकसित था। इसके अलावा घोड़ों की बिक्रीपन का एकाधिकार हो गया, घोड़ों की बिक्री पर एकाधिकार हो गया। देखिए, घोड़ों की बिक्री का एकाधिकार क्या है? अरबी घोड़े सबसे अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन अरब के साथ व्यापार अब बंद हो चुका था। अरब के साथ जब व्यापार बंद हुआ तो भारत में घोड़ों की सप्लाई इन पुर्तगालियों ने करनी शुरू कर दी, और पुर्तगालियों ने उन्हीं व्यक्तियों को घोड़े बेचे जो इनके मित्र हुआ करते थे। भारत में जो भी राजा इनका मित्र हुआ, ये उसी को घोड़े बेचते थे। इसलिए घोड़े के बेचने के कारण जो राजा थे वो इनसे दबे रहते थे, क्योंकि उनको आवश्यकता घोड़ों की रहती थी, और घोड़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो कर रहे थे वो पुर्तगाली कर रहे थे। यानी कि घोड़ों के बेचने पर इन्होंने एकाधिकार कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पुर्तगालियों का प्रभाव देखा ही। पुर्तगालियों ने क्या किया कि स्थानीय उत्पादों को खरीदा व्यापारियों से। इसके अलावा इन्होंने जो इनके यूरोपियंस कंट्री के उपनिवेश थे, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, नॉर्थन अमेरिका हो, या चाहे वो आपका अफ्रीका हो, ये सब उपनिवेश थे, इनकी संस्कृति को आपस में मिला दिया, जिससे हमें सांस्कृतिक रूप से काफ़ी अच्छा योगदान देखने को मिल रहा था। इसके अलावा इन्होंने ये आदेश दिया अपने लोगों को कि आप स्थानीय स्तर की महिलाओं से विवाह संबंध स्थापित कीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर जो संतान की उत्पत्ति होगी वो पुर्तगालियों के प्रति या ईसाइयों के प्रति ज़्यादा वफादार रहेगी। तो इस तरह की इन्होंने नीतियों का विकास किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुर्तगालियों का पतन हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पुर्तगालियों का पतन हुआ। तो पतन के कारण देख लेते हैं, पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, पतन देखते हैं। इनके पतन के कई सारे कारण देखने को मिलते हैं। पतन के कारण ये हैं कि डच और अंग्रेज इनके बाद आते हैं। डच और अंग्रेज जब इनके बाद आते हैं तो उनके पास इनसे और अच्छी तकनीकी के जहाज होते हैं, इनके पास और अच्छे गोला बारूद होते हैं, और अच्छी राइफलें होती हैं, और अच्छे आयुध अस्त्र शस्त्र होते हैं। इस वजह से इन डच और अंग्रेजों का ये लोग सामना नहीं कर पाते। भारतीय राजाओं का तो इन्होंने सामना कर लिया, लेकिन डच और अंग्रेज जो कि खुद यूरोपियंस कंट्री हैं, उनका ये सामना नहीं कर पाते हैं। उसका ही हमको बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे सूरत को अंग्रेजों ने जीत लिया था। सूरत को किसने जीता? अंग्रेजों ने। सूरत पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था, सूरत को अंग्रेजों ने जीत लिया। इसके अलावा श्रीलंका को जीत लिया डच ने। मलक्का पर अधिकार कर लिया डचों ने। ठीक है, मालाबार तट पर डचों ने अधिकार कर लिया। यानी धीरे धीरे करके इनकी जो कोठियां थी वो डच और अंग्रेज छीनते चले गए। डच और अंग्रेज को छीनने के कारण इनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। दूसरा जो कारण बताया जाता है वो इनकी धार्मिक नीति बताई जाती है। धार्मिक नीति क्या थी? ये कई बार बलात्पूर्वक धर्मांतरण किया करते थे, ये धर्म में परिवर्तन करते थे, वो भी जबरदस्ती लोगों का। धीरे धीरे स्थानीय लोग थे वो इनके विरोधी होना शुरू हो गए। जब आप यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह संबंध वो भी जबरदस्ती करना कोशिश करते हैं तो स्थानीय स्तर पर विस्फोट होना स्वाभाविक है। इसलिए लोगों ने इनकी धार्मिक नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, औरंगजेब के समय भी ये हुआ था, उसकी धार्मिक नीति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई, जिसकी वजह से मुगलों का पतन हुआ। हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। भारत में धर्म हमेशा सेंसिटिव मुद्दा रहा है, इस मुद्दे पर तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया? भ्रष्टाचार और लूट मार मचानी शुरू कर दी। भ्रष्टाचार और लूट मार करनी शुरू कर दी। कई जगह तो इनको लुटेरा कहा जाने लगा। इनको व्यापारियों के स्थान पर क्या कहा जाने लगा? लुटेरा कहा जाने लगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इनकी जो जनसंख्या थी भारत में वो बहुत कम थी, जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। जनसंख्या नहीं थी और संसाधनों की इनके पास कमी थी। संसाधनों की कमी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम और कारण देखें तो पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया था। क्या? पुर्तगाल का स्पेन में विलय होने के कारण भी
पुर्तगाली की जो नीति थी वो यहाँ पर नहीं चल पाई। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, ब्राज़ील एक उपनिवेश और बना लिया था। भारत के अलावा ब्राज़ील भी एक उपनिवेश बना लिया था, यानी कि इनके पास अब 2 उपनिवेश थे, बड़े उपनिवेश, एक भारत दूसरा ब्राज़ील। 2 जगह इनकी शक्ति का विभाजन हो गया और 2 जगह शक्ति का विभाजन होने के कारण ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो ये बहुत सारे कारण हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर पुर्तगालियों का पतन हुआ था। तो सारे कारणों की समीक्षा हम लोगों ने कर ली। उनकी कार्टेज काफिला पद्धति क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, कौन कौन गवर्नर हुए, इंपॉर्टेंट गवर्नर कौन कौन से हुए थे, उन सब का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब इस पर बात रहती है कि मेंस में आंसर की राइटिंग कैसे की जाए। तो आप लोगों को फेसबुक पेज के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि किस दिन हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो लाइव आकर प्रैक्टिस होगी, जिस भी दिन होगा वो लाइव आएंगे और उस दिन हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोगों ने पुर्तगालियों का पूरा अध्ययन किया, आगे हम डच, ब्रिटेन, डेनिश और फ्रांसीसियों का अध्ययन करेंगे। फिर बहुत लंबी कहानी है और इतिहास के हम अब उस भाग में प्रवेश करेंगे जहाँ से मेंस में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा हिंदी ऑप्शनल वाले इसी जगह से हिंदी राइटिंग, वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, जितना आप लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा उपयोगी होगा। लगभग 1-1.25 घंटे की क्लास है ये। तो आप लोग इसको नोट्स बनाइएगा, SK पांडे जी को खरीद लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है उसमें लिखा हुआ, उससे आप लोग लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। जैसे जैसे हेडिंग मैंने बनाए हैं इसके अंतर्गत ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आंसर राइटिंग के लिए आपको सूचना दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।